कुंभ जैसे उसमें, जहां लाखों लोग आए, गंदगी के अंबार लगे हुए, तो इसका मतलब सफाई का काम बड़ा महत्वपूर्ण काम है। तो हमने एक चिट्ठी ली और हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अगले दिन हमने अपील की आदरणीय मुख्य न्यायाधीश जी से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से संज्ञान लिया जाए, इस बात पे पूछा जाए कि भाई आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की पूरी शक्ति आपके हाथ में है, और ये सफाई का काम अगर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना जरूरी है, तो भाई आपने इन सफाई कर्मचारियों के पैर धोने के अलावा इनकी नौकरियां पक्की क्यों नहीं की? आपने इन लोगों को इनाम के रूप में 20-20, 50-50 लाख के चेक क्यों नहीं दिए? या आपने इन सफाई कर्मचारियों को एक-एक मकान क्यों नहीं दिया? इतना जरूरी काम और आपने पैर धो दिए। पंच प्रधान, देश का प्रधानमंत्री, इतनी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना, और हम उसके, हमारा दिमाग ही उस तरफ नहीं है। तो हमने कहा भाई ठीक है, बहुत जरूरी काम है, आप दो। तो हमने एक ये घटना हुई ऐतिहासिक कि हमने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में लगाया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें कहा कि भाई हम इस आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस पे आगे कार्रवाई करेंगे। वो अभी चालू है कार्रवाई इस पे। दूसरी घटना ये हुई कि 28 फरवरी को हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल साहब ने जो सीवर की सफाई के लिए एक मॉडर्न आधुनिक तकनीक तैयार की जल बोर्ड के साथ मिलकर, और उसमें कहा गया कि ये 200 मशीनें सीवर की सफाई के लिए अब उन सफाई कर्मचारियों को दी जाएंगी जो ठेके पे काम करते हैं, जो कच्चे काम करते हैं, और प्रायोरिटी उन सफाई कर्मचारियों के परिवारों को दी जाएंगी कि पिछले 2 साल में जिन सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हुई है शिविर में काम करते हुए, ये बकायदा ये मिनट्स हैं। ये बहन जी हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय से आप आइए, आगे बैठिए, इधर इधर आ जाइए, इधर आगे आ जाइए, आप लोग आइए इधर, आपका स्वागत है। साथियों, लेकिन जब हमने वहां से उनसे लिस्ट मांगी दिल्ली सरकार से, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास लिस्ट नहीं है। हमें पता चला कि वो सफाई कर्मचारियों के नाम पे पोस्टर भी लग गए पूरी दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लगा दिए पूरी दिल्ली में कि 200 सफाई कर्मचारियों को, 200 सफाई कर्मचारियों का जीवन बदल दिया, उनके परिवारों को मशीनें दे दी। और जब हमने कहा कि भाई एक सफाई कर्मचारी का नाम तो बताओ कि दिल्ली में कौन सा सफाई कर्मचारी है जिसको हम नहीं जानते, और आपने मशीन दे दी और हमें पता नहीं चला। और उसमें एक संस्था है डिक्की, उनके पदाधिकारियों से हमारी बातचीत है। हमने कहा भैया हमें दे दो लिस्ट, उन्होंने भी नहीं दी। दिल्ली सरकार ने भी मना कर दिया, जल बोर्ड ने भी मना कर दिया। फिर हमने अपने सोर्सेज से पता लगाया तो पता चला कि सफाई कर्मचारियों को तो एक भी नहीं मिली, बाकी जनरलों को भी उसमें मिल गई है, और कुछ अनुसूचित जाति के लोगों को दे दी है जिनका कि सफाई के पेशे से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना और महान घोटाला है। और सबसे बड़ी बात, उस गरीब समाज के साथ छल है। उस गरीब समाज, जो सफाई कर्मचारी समाज सदियों से सताया हुआ है, हर स्तर पे सताया हुआ है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर क्षेत्र में जिसका अपमान, जिसका शोषण है, उस सफाई कर्मचारी के अपने अपमान किया, उसके नाम से आपने राजनीतिक बेनिफिट लेने की कोशिश की। हमने तुरंत वो केस उठा करके सीबीआई के हवाले कर दिया। हमने कहा कि इसकी हाई लेवल जांच होनी चाहिए
और जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और दूसरा काम हमने किया कि हमने इलेक्शन कमीशन में चिट्ठी लगा दी कि भैया ये जो झाड़ू का निशान है ये सदियों से एक समुदाय विशेष की रोजी रोटी की पहचान है, उनका भावनाएं जुड़ी हुई है इसके साथ। और कानूनतः किसी कम्युनिटी, किसी वर्ग, किसी धर्म, किसी भाषा या किसी क्षेत्र को अगर कोई चुनावी सिंबल अगर प्रभावित करता है तो वो किसी राजनीतिक पार्टी या किसी आजाद उम्मीदवार को मिल नहीं सकता। तो हमने चुनाव आयोग को पूछा, भाई आपने कैसे दे दिया ये आपने सिंबल इनको? तो हमने उनको कहा है, चुनाव आयोग ने हमारी एप्लीकेशन स्वीकार करते हुए कहा कि हम इस पे जांच करेंगे। हमने कहा इनका चुनाव ये चिन्ह झाड़ू का छीनिए, वापस विड्रॉ कीजिए, इनको नया चुनावी निशान दो और तब इनको जनता के बीच में जाएं, अपने काम के आधार पे वोट मांगे, अपने कार्यक्रम के आधार पे वोट मांगे, अपने व्यवहार के आधार पे वोट मांगे। आपको तो फ्री फंड में झाड़ू का निशान लिया, बस भावनाओं के बहते हुए आपको वोट मिल गए। और जिन लोगों के वोट मिले आप उनसे आज मिलने की भी आपको समय नहीं है, उनकी तकलीफें सुनने की भी आपके पास समय नहीं है। और आपने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो ठेकेदारी खत्म करेंगे। डीटीसी कर्मचारी लड़ रहे हैं, ठेका टीचर लड़ रहे हैं। जिस देश में गुरु शिक्षक अगर ठेके पे होंगे, मेहमान टीचर, तो उसकी शिक्षा व्यवस्था उस देश की कैसी होगी ये आप समझ सकते हैं। वो शिक्षा भी ठेके पे ही होगी और मेहमान ही होगी। जो ये हालत है देश की, शिक्षा को ऐसे बांट दिया जैसे जातियों में बांट दिया है। जिसके पास ज्यादा पैसा हो बड़े कॉन्वेंट स्कूल में, बड़े पब्लिक स्कूल में, जिसके पास उससे थोड़ा कम है तो उससे थोड़े नीचे स्कूल में, जिसके पास थोड़ा नीचे उससे नीचे उसमें, चार वर्णों में बांट दिया। और जो सबसे सरकारी स्कूल है उसमें तो बस आएंगे ही वो आखिरी वाले हम ही लोग, जिसमें ना टीचर है, ना वहां वर्दी मिलती है, ना वो बैठने के लिए डेस्क है, ना वहां बाथरूम साफ सुथरे हैं, ना बच्चों के लिए पीने का पानी है। और अभी हमारी दिल्ली सरकार ने सबसे हाईएस्ट बजट पिछले 3 साल में शिक्षा पे खर्चा किया है। ऐसा सरकार कभी नहीं आई, इतना हाईएस्ट बजट दिल्ली सरकार ने किया पूरे देश में। लेकिन वो टीचर भर्ती करने पर नहीं लगाया मेरे दोस्तों, वो शिक्षा के आधुनिकीकरण पे नहीं लगाया, वो लगा दिया बिल्डिंगों में दीवार लगवाने में, संगमरमर लगवाने में। दोस्तों स्कूल में पढ़ाएगा कौन? टीचर। टीचर ठेके पे, मेहमान। दीवारें पढ़ाएंगे क्या सुंदर सुंदर? वो सुंदर सुंदर संगमरमर पढ़ाएंगे क्या जाकर के? नहीं पढ़ाएंगे। हम पढ़ते थे सरकारी स्कूलों में टेंट में, मैं टेंट में पढ़ा हूं 5वीं तक, और आज पूरे देश में मजदूरों के कानूनी केस लड़ता हूं। अच्छी बिल्डिंग होना अच्छी पढ़ाई की निशानी नहीं है, बेहतर टीचर होने अच्छी पढ़ाई की निशानी है। विश्व गुरु बनेंगे, कैसे बनेंगे भैया? तुम्हारे टीचर तो ठेके पे हैं, तुम्हारे टीचर तो मेहमान हैं, कैसे विश्व गुरु बनोगे? ठेकेदारी नहीं खत्म करेंगे। आपको 60,000 करोड़ का बजट पास करने को एलजी कह देता है कि आप कर लो। 2017-18 का बजट दिल्ली सरकार का टोटल बजट 43,000 करोड़ का था, पता है किसी साथी को? 2018-19 का बजट 53,000 करोड़ का था, और ये मौजूदा बजट 2019-20 का 60,000 करोड़ का है दिल्ली सरकार का। और जो 17-18 का बजट था उसमें हमारे 1,000 करोड़ थे अनुसूचित जाति जनजाति का फंड। 2018-19 में ये बढ़ के हो गया 1176,000 करोड़ रुपए। यहां तमाम हमारे साथी बैठे हैं,
एक हाथ खड़ा करके बता दे कि किसी के बच्चों को या किसी खुद स्वयं को 1 रुपया उस बजट में मिला हो। कोई बताए यहां बैठ करके मुझे साथी, कहां गया पैसा? बाबा साहब इस संविधान में अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत बजट में पैसा रखने की व्यवस्था करके गए थे, इसलिए मजबूरी में करते हैं, लेकिन देते नहीं है, वापस लैप्स कर देते हैं कि आए नहीं। अरे भैया आप बताओगे तो आएंगे ना, सिस्टम है तुम्हारा नीचे तक। तुम्हारे कार्यकर्ता हैं गली गली में, अभी वोट का भी चुनावी कैंपेन करेंगे, टोपी लगा के झंडे लेकर के, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, एक एक घर में पहुंच जाएंगे। तो भैया जब सरकारी बजट आता है, उसकी स्कीम आती है, तो उसके लिए तो भाई तुम नहीं बताते हो घर घर जाकर के। उससे के लिए तो तुम्हारे कार्यकर्ता नहीं आते कि भैया ये स्कीम है, तुम्हारे बच्चों को रोजगार के लिए इतना पैसा है, तुम्हारे बच्चों के लिए शिक्षा का इतना पैसा है, तुम्हारे बच्चों की तकनीकी शिक्षा का इतना पैसा है, तुम्हारे पीने के पानी, साफ पानी का ये पैसा है। और शायद हमारे बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को, संगठनों को भी नहीं इस बारे में ख्याल आता कि हम बजट के ऊपर चर्चा करें, क्योंकि दोस्तों किसी भी उससे आप वोट डालते रहो, 70 साल से हम वोट डालने जा रहे हैं, मगर हमारे हालात ज्यों के तो भी नहीं है, वो दिन पे दिन और खराब होते जा रहे हैं। तो ये सब पूरे ओवरऑल हमने देख करके, संजू भाई बताओ, पूरे ओवरऑल देख करके हमने ये पिछले साल 24 मार्च को 2018 में हमने एक फैसला लिया कि पूरे देश में हम मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, ट्रेड यूनियन के प्लेटफॉर्म पर, रेल वर्कर हो, होटल वर्कर हो, इंडस्ट्रियल वर्कर हो, हम देश के आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके जमीनें छीन ली जाती हैं, पैसा नहीं दिया जाता, उनके मुआवजों के संघर्ष हम करते हैं, धरने प्रदर्शन हम करते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो हम मैदान छोड़ के भाग खड़े होते हैं। हम कहते हैं जी हम तो सामाजिक हैं, सामाजिक, हम तो ट्रेड यूनियन चलाते हैं जी, हमारा काम नहीं है राजनीति, हम सत्ता में नहीं जाएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो हमने मैदान छोड़ दिया ना उन लोगों के लिए जो शोषण करते हैं हमारे लिए। और जो हमारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे जितने भी जुड़े हुए हैं, अगर आप मैदान में नहीं होगे भाई तो वो वोट तो डालेंगे, किसी ना किसी को डालेंगे, आप उन्हीं के पाले में उनको जबरदस्ती झोंक रहे हो। और सबसे बड़ी बात कि उन शोषणकारियों के हाथ में हम सत्ता छोड़ देते हैं, उनको चुनौती नहीं देते सत्ता की, इसीलिए लाखों की तादाद में भी लोग जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करके जाते हैं, मगर उनकी सुनता कोई नहीं है, कोई नहीं बुलाता उनको। क्योंकि उसका कारण यह है कि उनको पता है इस बात का, उनको इस बात का डर नहीं है कि ये जो सामाजिक नेता हैं, ये जो इनके नेता सामाजिक और राज्य उस पर काम कर रहे हैं, ट्रेड यूनियन फ्रंट पे, उनको पता है कि चुनाव के मैदान में नहीं आएंगे, उनको अपनी सत्ता छीनने का कोई डर नहीं है। मैंने बड़े बड़े वो देखता हूं, उसमें वो आते हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, रोज आते हैं बड़े बड़े वो हमारे बहुजन मूवमेंट के सारे साथी, उसको मूल निवासी और पता नहीं क्या क्या लिख के कि हम मूल निवासी हैं जी, और हम एक दिन हमारी सत्ता होएगी, हम सत्ता पे जाएंगे। भैया कैसे जाओगे? उन्होंने कह दिया 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा, खुलेआम कह रहे हैं। जो भीम ने हमें भीमास्त्र दिया है, वोट का अधिकार, जिसमें ना आपको तलवार चलानी है, ना गोली चलानी है, ना बम फेंकने हैं, उस साधारण से उस हथियार को आप चला के बटन दबा के उंगली का, वो तो सत्ता ले नहीं पा रहे हो भैया, उसमें तो डर रहे हो आप।
तो जब ये चुनाव खत्म कर देंगे तो तलवार गोली कैसे चलाओगे मुझे बता तो दो मेरे भाइयों। तब कैसे ले लोगे सत्ता? इस आसान तरीके से तो ले नहीं पा रहे हो, तलवार लड़के लोगे। तो फिर हमने सोचा जी कि अब इस बात को चेंज करेंगे। अगर लड़ाई हम लड़ते हैं कमजोर पक्षों की तो भैया सत्ता को भी चुनौती हम देंगे, खड़े होकर के देंगे। इसीलिए हमने दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस ये गठबंधन बनाया। देखिए इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है। राजनीतिक पार्टी हम भी बना सकते थे, हमें भी पता है चुनाव आयोग जाकर के उसका क्या प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन कराने का। लेकिन सवाल यह है कि जो हमारा पिता, जो हमारा बाबा साहब, जिसकी हम तख्ती लटका के घूमते हैं और सारे मैसेजेस में मैं सुबह सुबह उठ के देखता हूं जय भीम के अलावा कोई बात नहीं होती, वो जय भीम हमें इतना बढ़िया अधिकार देके गया है कि जिसकी हमें जरूरत नहीं है हमें किसी पार्टी को रजिस्टर करा करके मुसीबत मोल लेने की। क्योंकि अगर मैं भी रजिस्टर पार्टी कर लूंगा तो जो उसमें सदस्य होंगे तो मैं भी कल उनको कहूंगा कि मेरी बिना इजाजत के ये काम मत करना। मैं भी व्हिप जारी कर दूंगा, भैया तुम्हें यही करना है। और ये हमने देखा पिछले 5 साल में, जब हम ऊना में पिट रहे हैं गुजरात में, तब हमारे 131 लोग वहां पर इस तरह बैठे हुए, इस तरह अपनी अपनी पार्टियों के नीचे संसद में बैठे हुए थे। नहीं बैठे हुए थे। जब हमारा अधिकार छीना जा रहा है संसद में, जब संविधान की आत्मा को खत्म करके 10% जो वो रिजर्वेशन दिया जा रहा है संविधान के खिलाफ, उसकी मूल भावनाओं के खिलाफ, तो हमारे 131 की आवाज नहीं आई। और एक सांसद ने तो इतनी हद कर दी कि ऊपर बैठा विभीषण भी शर्मसार हो गया कि इसने तो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो कसीदे पढ़ रहा है उनकी उसमें। तो हमने कहा कि भैया आप एक गुलाम नहीं भेजेंगे हम। जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है आजाद उम्मीदवार लड़ने का, आजाद शेर भेजेंगे संसद में कि जो अपने लोगों की आवाज उठा पाए, अपनी मर्जी से बोल सकें, अपनी मर्जी से सोच सकें, और जरूरत पड़े तो अपने लोगों के अधिकारों के लिए पंजा भी मार दें। ऐसे आजाद शेर भेजेंगे संसद में। इसीलिए हमने कहा अलायंस बनाएंगे, पार्टी नहीं बनाएंगे। और हमने कहा गैर राजनीतिक संगठनों का राजनीतिक विकल्प। और 1 साल बाद आज हम यहाँ खड़े हैं, लगातार मेहनत करते करते। यहाँ पर आप तमाम जितने साथी हैं, ये हमारी उसी दिन रात की मेहनत का फल है। और आपका मैं दिल से आपका स्वागत करता हूँ। सब साथी यहाँ पर मौजूद हैं, सब साथियों का हार्दिक स्वागत है। हमारे तमाम शुरू के साथी और बीच में जितने साथी जुड़े हैं, उन सभी साथियों का, मीडिया के साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, आज हम इन 10 मांगों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। हमने तमाम मेमोरेंडम दे रखे हैं, इलेक्शन कमीशन से लेके, राष्ट्रपति से लेके, प्रधानमंत्री से लेके, लेकिन हमें पता है करेंगे नहीं। अब हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं अपने, कि अब चुनाव है और दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपने 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की मन बनाया है। कि इन पार्टियों ने जो हमें बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, जब वोट लेना होता है तो चाचा ताऊ मामा चाची सब बना लेते हैं। हमारे साथ गंगा में भी नहा लेंगे एक साथ, हमारे घरों में बैठ के रोटी भी खा लेंगे। लेकिन जब वोट जीतने के बाद फिर हमें दिखाई नहीं देते, फिर हमें लिस्ट दिखाते हैं कि भाई यहां से तो वोट पड़ा ही नहीं।